विवाह की कहानी। जब से पुनर्विवाह की बात चली है, रमाकांत की विचित्र मन स्थिति है, शादी करे या ना करे। लेकिन जब से किशोरी को देखकर आए हैं, विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। अभी 1 साल ही बीते हैं पत्नी सुलेखा के देहांत को। उस समय तो निर्णय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को ना देंगे, लेकिन किशोरी की सुंदरता देखने के बाद उसका दृढ़ निर्णय डगमगाने लगा है। उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है और निर्णय की स्थिति बनी हुई है। सोचा प्रोफेसर त्रिपाठी से सलाह ली जाए। करीबी मित्र होने के साथ वो समझदार, सुलझे हुए, आदर्शवादी इंसान भी हैं। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूँ या ना करूँ? बड़ी झिझक के साथ रमाकांत ने पूछा। दोबारा नहीं रमाकांत, तिवारा। अपनी बालिका बधू को क्यों भूल जाते हो? और मैं कहता हूँ कि फिर से शादी करने से अच्छा है कि अपनी बालिका बधू को ही ले आओ। भली लड़की है, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए जीवन व्यतीत कर रही है, कभी तो उसकी भी सुध लो। रमाकांत नाराज हो गया। बेवजह त्रिपाठी की सलाह लेने आए, इन्होंने तो बातों को और भी उलझा दिया। अब उस पागल को घर ले आओ जिसका चेहरा तक ना देखा कभी, जिससे सालों पहले ही नाता तोड़ चुका हूँ। नंदनी नाम था उसका। रमाकांत तब यही कोई 16-17 साल के थे, पढ़ना लिखना चाहते थे, लेकिन परिवार के बाल विवाह की परंपरा के बलि चढ़ गए। बाबूजी के दबाव के चलते ना करते हुए भी नंदनी से विवाह करना पड़ा। चूंकि नंदनी अभी 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। रमाकांत खुश हो गया कि बाबूजी ने नंदनी नाम का जो फंदा गले में डाला था, 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई। इसी बीच रमाकांत के बाबूजी का देहांत हो गया। माँ तो पहले ही चल बसी थी, बाबूजी ही कभी कभार नंदनी की सुध लेते थे, पर उनके देहांत के बाद तो रमाकांत ने जैसे उसे भुला ही दिया। 5 साल बाद जब नंदनी के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो रमाकांत अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गया। दिखावा पसंद तो वे थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार नंदनी उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ऐसी गंवार पत्नी को वो घर नहीं लाएंगे। और फिर कई लड़कियों को देखने के बाद उन्होंने सुलेखा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुलेखा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर रमाकांत आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुलेखा ने कभी गृहस्थी का कारभार न संभाला। सारे काम के लिए उन्होंने नौकर लगवा दिए और खुद बंद सवर कर दिन भर घर में बैठी रहती। लेकिन रमाकांत को कोई शिकायत नहीं थी। इधर नंदनी के बारे में कभी कभार सुनाई दे जाता है कि उसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। वो दिन भर बस पूजा पाठ, घर के काम काज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं। लेकिन रमाकांत पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता था। वे तो बस सलीकेदार पत्नी सुलेखा को पाकर मगन थे। लेकिन उनकी खुशियों को शायद नंदनी की आह लग गई। पिछले साल सुलेखा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर रमाकांत अकेले रह गए घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देना शुरू कर दी कि अभी उम्र ही क्या है, यूं अकेले जीवन थोड़े ही बीतेगा, शादी कर लो, तुम्हें आसरा मिल जाएगा और वंश बढ़ाने के लिए कुलदीप भी तो चाहिए। और ये लोगों की सलाह का ही नतीजा है कि दोबारा विवाह का जिक्र होने लगा है। खैर, रमाकांत दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं है। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि नंदनी को वापस बुला लिया जाए। रमाकांत ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमान नंदनी वापस आएगी नहीं, और आए भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। यही ठीक रहेगा। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और मानसिक संतुलन खो चुकी नंदनी के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। रमाकांत स्वयं नहीं गए, बल्कि अपने नौकर को भेज दिया नंदनी को लाने, ये सोच के कि नौकर को देखकर ही शायद नंदनी ना आए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शाम को जब रमाकांत कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। रमाकांत अचंभित थे। चाय बनाऊं, कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर रमाकांत चेते, लेकिन कुछ भी ना बोलते बना। मैं नंदनी हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज थोड़ी सख्त कर ली रमाकांत ने, जैसे उन्होंने पूर्व योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वास्ता नहीं करना, तो चाय ही पी ले, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए नंदनी रसोई की ओर मुड़ गई। रमाकांत दंग थे। सुलेखा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक लेकर नहीं खड़ी रही।
ना ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की। तभी नंदिनी चाय ले आई। रमाकांत चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे। नंदिनी उन्हें फंसाने के फराक में है और वो उसे और मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो नंदिनी सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो लें, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उससे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती। रमाकांत से कुछ कहते ही नहीं बना। घर में इस तरह का संस्कार देखने को उन्हें सौभाग्य ही नहीं मिला था। माँ बचपन में गुजर गई थी और पत्नी सुलेखा को तो अपने बनाव सिंगार से ही फुर्सत नहीं मिलती कभी। वो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाया था उन्होंने। और उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे। लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कि नंदिनी ये ना समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी निकल गए, ताकि उस पतिव्रता से सामना न हो। लेकिन एक बात वो महसूस कर रहे थे कि वो दिन भर उसके दिलो दिमाग से नहीं हटी, बल्कि चक्कर काटती रही। कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उसकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उसका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और ये बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी उन्होंने ब्याह किया था। लेकिन देर रात ही सही, उन्होंने घर तो लौटा ही था। घर लौटे तो फिर नंदिनी प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी को नौकर है घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है? रमाकांत खिस गए। ये तो बेवजह अधिकार जता रही है और घर में घुसपैठ करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बोलते हुए कुछ भी नहीं बनता उससे। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह नंदिनी से सामना तो होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। रमाकांत तो बेचारे अपने कपड़े को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो, हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बातें करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी न मिले। कहते हुए खिलखिला के हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार रमाकांत ने नंदिनी को नजर उठाकर देखा था। जैसा सोचकर उन्होंने नंदिनी का परित्याग किया था, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सुंदरता में सुलेखा से 19 नहीं थी, ना ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुलेखा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। लेकिन अगले ही पल रमाकांत को लगा कि वो ये सब क्यों सोच रहे हैं, उन्हें क्या मतलब। वो चाहे जैसी लगे, उन्हें पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी नंदिनी पूजा करके उठी है। रमाकांत के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर नंदिनी हाजिर हो गई, पर रमाकांत को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। पिता के देहांत के बाद इस घर में कभी पूजा पाठ नहीं हुई। बेहतर होगा कि तुम अपनी नौटंकी इस घर में न चलाओ और ना ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। रमाकांत ने जानबूझकर बहुत सख्ती से ये बात कही थी, लेकिन नंदिनी के चेहरे पर उन्हें कोई क्रोध नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब से इस घर में हूँ, पूजा पाठ का अपना नियम नहीं। आपको पाया है, अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भूल बैठी। रमाकांत फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति के अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है, और किस विश्वास के बल पर? शायद नंदिनी ने रमाकांत के मन की बात पढ़ ली थी।
मुझे विश्वास था इस पर मेरे साथ बुरा नहीं कर सके। जन्म जन्मांतर का रिश्ता ऐसे टूटता है भला? इतना विश्वास एक ऐसे व्यक्ति पर जिसे परखने का मौका भी नहीं मिला कभी। नहीं, सब बकवास है, मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल चाल। लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही एक तो पता ही नहीं चला कि इस दौरान महसूस करने लगे थे कि नंदिनी की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, ये उन्हें नंदिनी के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो सुलेखा से तुलना करते और इस तुलना में नंदिनी हमेशा सुलेखा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात नंदिनी पर जाहिर करना नहीं चाहते थे। वे तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन नंदिनी हर हाल में शांत बनी रहती, बस चुपचाप जिम्मेदारियां निभाते हुए। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सपने नहीं, शायद पति के घर में जगह मिल जाने के बाद नहीं था। लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। रमाकांत अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ा कर उठ गए। ये नंदिनी का हाथ था। बस उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम, उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई, फिर भी मैं कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम मेरे शरीर पर भी अधिकार जमाने की योजना बनाने लगी हो। जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गले पड़ी हो? छी, मैं सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। नंदिनी एक शब्द ना बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह रमाकांत की आंखें खुली तो उसे लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनने के बाद शायद नंदिनी मुंह फुलाए बैठी होगी। लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय नाश्ता तैयार मिला। हाँ, रोज की तरह नंदिनी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर नहीं आया उन्हें। वो बेचैनी से यहाँ वहाँ देखने लगे, लेकिन नंदिनी नजर नहीं आई। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गए थे। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर अगले पल सोचा, बोल दिया तो बोल दिया, अब इतनी सी बात के लिए माफी थोड़े ही मांगूंगा। उस दिन रमाकांत कॉलेज तो चले गए, पर पढ़ाने में उनका मन नंदिनी का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि नंदिनी से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गए, लेकिन आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कैसे बात करनी है, क्या कहना है, पूरे स्क्रिप्ट की पूरी दिन में कई बार रिहर्सल करने के बाद शाम को वो जब घर लौटे तो रोजाना की तरह नंदिनी उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1-1.5 महीने से उन्हें आते ही नंदिनी को देखने की आदत सी पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आए? मालकिन ने बुलावा भेजा आपका ख्याल रखने के लिए। मैं आज ही आया हूँ। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई है। अच्छा, तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ। गोपाल को भेजकर रमाकांत फौरन पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं, तुम्हें समझ ही नहीं पा रही, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। नंदिनी हूँ, तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊँ, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। ये मैंने पहले ही दिन तुम्हारा चेहरा देखते ही पढ़ लिया था। तुम अपने लक्ष्य में सफल हुए। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति का सेवा भले ही कुछ दिए, उसके लिए मैं उनकी बड़ी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। हालांकि झूठ को झूठ साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती, और ना ही मुझे ऐसी आदत है। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। अपने पति का प्यार पाने की सोचने की भी गलती नहीं कर सकती। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते गिर गई थी और बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाई लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो आकर नींद क्यों खराब करूं। दवाई का बैग तुम्हारे तकिए के नीचे कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है।
तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों में बुरा नहीं माना, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकी, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल को बुलावा भेजा है और उसे सारी बात समझा दी है। वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। नंदिनी। पत्र पढ़ते पढ़ते रमाकांत की आंखों से आंसू धारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब नंदिनी को वो और वनवास नहीं देंगे। और जब नंदिनी जैसी पत्नी है तो किशोरी से पुनर्विवाह करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस बार वो स्वयं जाएंगे नंदिनी को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने का वो सारा मान अधिकार देंगे जिसकी वो अधिकारिणी है। आज उन्हें पहली बार नंदिनी की अहमियत समझ में आ रही थी और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए नंदिनी को ही चुना था। उन्होंने सुलेखा से विवाह करके ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने की कोशिश की। शायद इसीलिए ईश्वर ने सुलेखा को उससे छीन लिया। हमारे कानून की तरह ईश्वर की अदालत में भी शायद दूसरे विवाह को वैधानिक नहीं माना जाता, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने किशोरी के परिवार में संदेश भिजवा दिया। स्वयं नंदिनी को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और अतुलता सुलेखा से विवाह के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। दोस्तों, क्या कहना आपको इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की रोचक कहानी लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी को दबा के ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।